धियो यो नः प्रचोदयात्। सांगली नगर के से पधारे हुए सभी भाई बहन और भारतीय चिकित्सा पद्धति में सेवारत सभी वैद्य चिकित्सक औषधिगण, सांगली में इससे पहले भी कई बार आ चुका हूँ और यहाँ कई संबोधन भी कर चुका हूँ। और जैसा कि रविंद्र भाई ने कहा कि यहाँ पर एक बड़ा सम्मेलन भी हम लोगों ने 2014 में आयोजित किया था, नवंबर और सांगली दोनों स्थानों पर, 2 दिन नवंबर में और 1 दिन सांगली में। तो आप सभी का स्नेह तो मुझे पहले भी मिल चुका है और आज मुझे जिस विषय के लिए यहाँ बुलाया गया है, उत्तम भाई और मेहता जी इन दोनों के प्रयास से, तो मुझे पहले नहीं पता था कि ये लोग क्या करते हैं। पंचगव्य में थोड़ा चिकित्सा करते हैं, लेकिन अभी मैं इनके क्लिनिक में गया तो वहाँ लिखा है नाद ब्रह्म है। मुझे नहीं लगता कि ये नाद ब्रह्म क्या है ये समझ है। आप लोगों को है ये नाद ब्रह्म क्या होता है? ये भारत की बहुत पौराणिक और एक अद्भुत चिकित्सा पद्धति है। ये कोई नई चीज नहीं है। होता यही है कि भारत के आयुर्वेद में जितने भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, आयुर्वेद के एक एक सूत्र पर एक एक चिकित्सा पद्धति खड़ी हो सकती है। इतना गहरा है आयुर्वेद का ज्ञान। तो यही जो हमारे आयुर्वेद के जो अद्भुत समीकरण हैं, ये समीकरण विदेश जाते हैं और वहां नए बोतल में ढल करके और नए नाम से हमारे पास आ जाता है। अब साउंड थेरेपी कहें तो सभी लोग जानते हैं कि हाँ साउंड थेरेपी मतलब कुछ होता है, और नाद ब्रह्म कह दिया तो शायद मुझे लगता है थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी है इन दोनों भाइयों के ऊपर कि आपने साउंड थेरेपी की जगह नाद ब्रह्म शब्द का उपयोग किया है, क्योंकि यही मूल है, ये बिल्कुल मूल बात है। और मैं समझता हूँ कि पंचगव्य पर तो मैंने बहुत सारी बातें आप सांगली के लोगों के साथ की है। आज थोड़ा मैं ये नाद ब्रह्म के ऊपर मैं आपसे बात करूँ। ये नाद ब्रह्म क्या है आप इसको समझ लीजिए। ये कोई विदेशी चिकित्सा पद्धति नहीं है, हमारे आयुर्वेद का एक समीकरण है और वो है मंत्र विज्ञान। मंत्र विज्ञान हमारे आयुर्वेद का हिस्सा है, अथर्ववेद का हिस्सा है। तो जिन ध्वनि तरंगों को हम मंत्र के माध्यम से उपयोग में लाकर चिकित्सा करते हैं, उन्हीं नाद को किसी मशीन के द्वारा उत्पन्न कर देना। तो चूंकि हम भारत के लोग जो है नैसर्गिकता को ज्यादा मानते हैं, इसलिए हर चीज को हम अपने हाथों से और मुख से करना चाहते हैं और करते हैं। लेकिन भारत के बाहर का जो क्षेत्र है वो मशीन को ज्यादा मानता है, इसलिए हमारी विधाओं को वो मशीन के पैरामीटर पर लेकर के आते हैं। और यही जब मशीन के पैरामीटर पर चीजें आती है तो हमारे यहाँ भारत में आकर के वो नई चीज बन जाती है। तो इसके मूल में जो विषय है, मैं चाहता हूँ इस विषय पर जितनी जानकारी मुझे है वो आपके सम्मुख रखूं मैं। यह जो मनुष्य शरीर है या 84 लाख जीव जंतुओं का शरीर है या वनस्पतियों का जो शरीर है, मूल में यह माया है, यानी वास्तव में ये शरीर है नहीं। माया के कारण ये दिखता है। ये शरीर जो हमें बिल्कुल ठोस गट लगता है, वास्तव में नहीं है, पूरी तरह से खोखला है। इसकी बिल्कुल गहराई में जाएं तो ये 99.9995 बार 9 लगा, तो 99.5 बार 9 लगा दीजिए
इतना प्रतिशत ये शरीर खोखला है। तो किसी वस्तु से अगर हम 99.99999% चीजों को हटा दें तो शरीर क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। यह बिल्कुल अदृश्य शरीर है, लेकिन दिखता है। ये दिखता है इसलिए कि शरीर के जो अणु हैं ये गतिशील हैं, बहुत ही गतिमान हैं, और जब किसी वस्तु में गति आ जाती है तब खोखली वस्तु भी ठोस बन जाता है। उदाहरण के लिए ये पंखा बंद है, ये पंखा बंद है और ये पंखा चालू है। ये पंखा का पूरा परिधि अगर आप ले लो तो कितना हिस्सा खाली है और कितना हिस्सा भरा हुआ है। 3 पंखे पूरे एरिया का मुश्किल से 10% हिस्सा भी नहीं होगा। यानी ये वृत्त, ये घूम रहा है, एक वृत्त दिख रहा है। इस वृत्त का ये कितना प्रतिशत है? 3 डैने 5% मुश्किल से। यानी यह वृत्त 95% खोखला है और 5% केवल ठोस है। लेकिन इसी पंखे को चालू कर दो, जैसे ये पंखा चालू है, ये पूरा वृत्त ठोस हो गया। क्यों? कि मात्र गति के कारण। लेकिन वास्तव में ठोस है क्या? ठोस है? आप एक सुई भी चुभा सकते हो? नहीं चुभा सकते। लेकिन इसी पंखे में आप चाहो तो इस डैने से उस डैने में निकल करके चल जाओ, पूरा शरीर इधर से उधर घूम सकता है। तो कितना खोखला है ये। लेकिन यही खोखला जब गति पकड़ लेता है तो ठोस हो जाता है। हमारा शरीर जिन अणुओं से बना हुआ है, ये अणु भी बहुत ही गतिशील हैं, और इसी गतिशीलता के कारण हमारा जो शरीर है वो ठोस दिखता है, लेकिन वास्तव में ठोस है नहीं। 99.5 बार 9 लगा दो, इतना प्रतिशत ये शरीर खोखला है। लेकिन हम इसमें सुई भी नहीं चुभा सकते, क्योंकि इस शरीर के सारे अणु बहुत तेज गति से घूम रहे हैं। तो शरीर अंत में मूलतः एक गति है, शरीर ठोस नहीं है। गति के कारण ही यह शरीर दृश्य के रूप में दिखता है। अगर इन अणुओं की गति चल जाए तो मनुष्य अदृश्य हो जाएगा। जैसे ये पंखा जो एक वृत्त की तरह है, बंद करो तो खोखला दिखता है, वैसे ये शरीर भी खोखला होता है। तो शरीर के इस हिस्से तक पहुंचने के लिए जहां शरीर सूक्ष्म और अंत में अदृश्य हो जाता है, यहां तक पहुंचने के लिए हमें कुछ विषयों को समझना पड़ेगा। और जो लोग इन विषयों को समझ लेते हैं वही शरीर के मूल हिस्से की चिकित्सा कर सकते हैं। शरीर ठोस नहीं है और शरीर भौतिक नहीं है, भौतिकता इसमें बहुत कम है। तो जो भौतिक नहीं है उसको भौतिक चीजों से आप कैसे चिकित्सा कर सकते हैं? तो ऐसी बहुत सारी विधाएं जो है हमारे आयुर्वेद में है, और एक एक विधा यानी एक एक सूत्र, एक एक समीकरण की गहराई इतनी है कि एक समीकरण पर एक चिकित्सा थेरेपी खड़ी होती है। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में देखो 350 मेडिकल थेरेपियां चल रही है पूरी दुनिया में, 350 से कुछ ज्यादा ही। और ये सभी आयुर्वेद के एक एक समीकरण से निकले हुए। जैसे 2007 में हमने आयुर्वेद का एक समीकरण लिया गाय, और गाय को जब पढ़ना शुरू किया, अध्ययन करना शुरू किया, तो एक पूरी चिकित्सा थेरेपी उस पर खड़ी हो गई जिसका नाम है पंचगव्य थेरेपी। आज लगभग देखो 20-22 साल से उस थेरेपी पर मैं काम कर रहा हूँ, लोगों को पढ़ा रहा हूँ। 8000 से ज्यादा पंचगव्य के वैद्य चिकित्सकों को तैयार किया है। आपके शांति में भी बहुत सारे पंचगव्य के जानकार हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। तो गाय एक समीकरण है आयुर्वेद का, और एक मात्र उस समीकरण पर एक थेरेपी खड़ी हो गई। उसी प्रकार से ध्वनि, स्वर, ध्वनि के मूल में स्वर है, तो स्वर एक सूत्र है और उस सूत्र पर पूरी एक चिकित्सा थेरेपी।
तो आप अंदाजा लगाओ कि हमारा जो आयुर्वेद है कितना गहरा है। लेकिन षड्यंत्र हुआ, आयुर्वेद को खत्म करने का प्रयास हुआ, षड्यंत्र हुआ और षड्यंत्र करके इसकी गरिमा को खत्म कर दिया गया। लेकिन अब जब आज हम लोगों को ये विषय समझ में आ रहा है और इस विषय पर जब बहुत सारे युवा वर्ग आकर के काम कर रहे हैं इस पर, तो एक एक चीजें खड़ी हो रही है और इन चीजों की गहराई को मैं समझता हूँ कि मैंने जितना समझा है कम से कम इतना आपको समझा दूं, ताकि कम से कम इन विषयों पर आपका संशय समाप्त हो जाना चाहिए। तो ये शरीर मूलतः एक तरंग है, यानी एक नाद है। शरीर के बिल्कुल मूल में जाएंगे तो शरीर एक नाद है। अब ये नाद तक पहुंचने के लिए हमें कई सीढ़ी चढ़ने पड़ेंगे। जैसे हमारा यह शरीर जो मिट्टी का बना हुआ दिखता है, मिट्टी का बना हुआ दिखता है, सॉलिड दिखता है, जैसे मिट्टी है वैसे। तो ये मिट्टी बना कैसे? ये मिट्टी के निर्माण में कौन लगा हुआ है? तो जल एक दूसरा तत्व है, जल। तीसरा एक तत्व है अग्नि, चौथा एक तत्व है वायु और पांचवा एक तत्व है आकाश। इन्हीं पांचों को पंच महाभूत कहते हैं। आज की भाषा में इसको 5 कंपाउंड एलिमेंट कहते हैं, 5 यौगिक तत्व। और आपने भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि हमारा शरीर जो है यह 5 यौगिक तत्वों का बना हुआ है। इस शरीर में मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। आकाश अदृश्य है, लेकिन आकाश के बहुत सारे तरंग जब आपस में मिल जाते हैं तब वायु का निर्माण होता है। वायु कुछ नहीं है, आकाश कुछ नहीं है। वायु को अगर विखंडित करते हैं तो आकाश बन जाता है। उसी प्रकार से वायु कुछ नहीं है। अग्नि और वायु में कोई अंतर नहीं है। कई जब वायु के तरंग आपस में मिलते हैं तो अग्नि का निर्माण होता है, और कई अग्नि की तरंगें जब आपस में मिलती है तो जल का निर्माण होता है, और जल के कई तरंग आपस में मिलते हैं तब मिट्टी का निर्माण होता है। यानी मिट्टी को तोड़ दो तो जल बन जाता है, जल को तोड़ दो तो अग्नि बन जाती है, और अग्नि को तोड़ दो तो वायु बन जाता है, और वायु को तोड़ दो तो आकाश बन जाता है। तो अंततः ये हमारा शरीर है क्या? आकाशी तो है। अगर शरीर के भूमि, जल, अग्नि, वायु तत्वों को अगर हम तोड़ते चले जाएं, तोड़ते विखंडित करते चले जाएं, तो अंत में यह शरीर आकाश के रूप में मिलेगा जो अदृश्य है। इसलिए यह मूलतः अदृश्य शरीर दृश्य के रूप में दिखता है, क्योंकि इस शरीर के अणुओं के पास एक गति है, बहुत तेजी के साथ घूम रहे हैं। इसलिए उस घूमने के कारण यह शरीर ठोस दिखता है, वरना मूल में यह ठोस नहीं है। हमारे देश में एक ऋषि हुए जिन्होंने एक विज्ञान दिया है, शंख विज्ञान। ऋषि कपिल जी का नाम सुना होगा। उन्होंने आकाशीय तत्व को विखंडित किया कि ये 5 महाभूतों वाला बना हुआ शरीर है, इसमें आकाश के कंपोजिशन यदि है तो आकाश टूटता है तो क्या होता है? तो आकाश टूटता है तो स्वर का निर्माण होता है। यानी हमारा शरीर किससे बना हुआ है? स्वर से बना हुआ है, और स्वर का ही दृश्य रूप नाद है। इसलिए शरीर के बिल्कुल अणु में अगर आप चले जाएंगे तो शरीर कुछ नहीं, मात्र एक नाद है जिसको तरंग कहते हैं। शरीर मात्र एक तरंग है। तो शरीर में अगर कहीं गड़बड़ी
गड़बड़ी होती है, कुछ खराबी होती है। जैसे शरीर के अंदर भूमि तत्व है, 22% भूमि तत्व है, इस 22% भूमि तत्व में खराबी हो गई तो आप भूमि तत्व डाल देते हैं। भूमि तत्व के रूप में कोई वनस्पति डाल देते हैं, पंचगव्य डाल देते हैं, या भोजन साग सब्जी डाल देते हैं, तो भूमि तत्व शुद्ध जाता है। हमारे शरीर में जल तत्व है 68%, 68%। तो कभी शरीर में अगर जल का दोष हो गया, जिसको जल दोष भी कहते हैं, तो हम क्या करते हैं? शुद्ध जल दे देते हैं। हमारे शरीर में यदि अग्नि का दोष हो गया, अग्नि के कारण बीमारियां हो गई, तो शुद्ध अग्नि दे देते हैं। हमारे शरीर में यदि वायु दोष हो गया, तो शुद्ध वायु हम शरीर को देते हैं। हमारे शरीर में अगर आकाशीय दोष हो गया, तो शुद्ध आकाश की तलाश में हम कहीं जाते हैं, शहर छोड़कर किसी नैसर्गिक स्थान में जाते हैं जहां को ऊपर का आकाश दोष रहित हो, तो हमारा शरीर दोष मुक्त हो जाता है। लेकिन इन सभी के पीछे है कौन? इन सभी के पीछे यही नाद है। तो या तो आप सीधे भूमि से भूमि तत्व से भूमि से भूमि तत्व की चिकित्सा करो। शरीर का जल तत्व खराब हुआ तो सीधे जल तत्व से चिकित्सा कर ले, अग्नि तत्व से कर ले, वायु से कर ले, आकाश से कर ले, या सभी के मूल में जो है नाद तरंग, इन तरंगों से चिकित्सा कर ले। बात देखिए, और इस बात को, इस तथ्य को भारत के लोग इतनी गहराई से जानते थे, इतनी गहराई से जानते थे कि कलिष्ठ से कलिष्ठ रोगों की चिकित्सा भी नाद से कर लेते थे, जिसको हम मंत्र विज्ञान के नाम से जानते हैं। मंत्रों में ध्वनि के नाद का ही एप्लीकेशन होता है। अब आप उस नाद को या तो मंत्रोच्चारण करके आप ध्वनि तरंगों के रूप में दे दें, या ऐसे ध्वनि तरंगों को आप किसी मशीन से उत्पन्न करके दे दें। बात देखिए, तो यह जो हमारा शरीर है, या 84 लाख जीव जंतुओं का जो शरीर है, या वनस्पतियों का शरीर है, अंततः जिस ऊर्जा से बना हुआ है, इस नाद का ऊर्जा रूप यदि हम कहें तो ब्रह्म ऊर्जा कह सकते हैं। ब्रह्म ऊर्जा अर्थात वह नाद जिस नाद के कंपोजिशन से आकाश बना है, और फिर उनके कंपोजिशन से एक एक महाभूत बने हैं, और इन सभी महाभूतों के योग से हमारा शरीर बना हुआ है। तो यह जो चिकित्सा पद्धतियां जो है, जो भारत के एक एक समीकरण और एक एक सूत्रों के ऊपर खड़ा है, ये बहुत ही गहरा विज्ञान है। और यहाँ तक यदि हम समझ बना पाते हैं तो किसी औषध की जरूरत नहीं है। बात इतनी है कि उस विज्ञान को हम उस गहराई में जाकर के समझने का प्रयास करें और उसका अंगीकार करें। ये देखो, ये भौतिकता से नहीं होती, ये भावना और भाव से होती है। तो देने वाले का भाव और ग्रहण करने वाले का भाव, इन दोनों की तरंगे जब आपस में मिलती है तब किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए इस क्षेत्र में काम करने वाला जो वैद्य है, या जो भी टेक्निकली नाम उनका दे दो, उसका साधक होना बहुत जरूरी है। वह अपनी विधाओं का साधक है, और ग्रहण करने वाला यानी रुग्ण व्यक्ति अगर उसको मन से स्वीकार करता है तो ये समस्याएं सुधर जाती हैं। अब बात रह गई केवल शरीर का, कि शरीर में इतनी चीजें हैं, उसकी पोषकता के लिए क्या करें? तो उसकी पोषकता के लिए हमारे पास भोजन व्यवस्था है, रसोई घर में सारी चीजें हैं, गाय के पास है, वनस्पतियों के पास है। ये हमें मात्र दृश्य शरीर दे सकते हैं। तो दृश्य शरीर की पूर्ति के लिए हम इन औषधियों को ले लें, और शरीर का जो मैकेनिज्म है, जो दिखता नहीं,
आज की भाषा में कहूँ तो शरीर का जो सॉफ्टवेयर है, जिसमें जो खराबी है, ये तो नाद से ही ठीक हो सकता है, क्योंकि अंततः मूल में ये नाद से बना हुआ है। तो जिससे बना हुआ है उसके पास जाओ, उस विधा से पास जाओ। और दुनिया भी यही करती है, धीरे 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 शरीर में जा करके और घुल करके नाद के संतुलन को बनाती है। आप चाहो तो उसे सीधे करो। अब मैं थोड़ी सी बात आता हूँ पंचगव्य का, कि पंचगव्य में होता है। पंचगव्य में यही विषय होता है, और आयुर्वेद की औषधियों में भी यही विषय होता है। कोई सीधा रास्ता है, कोई वाया रास्ता है, कोई घूम करके रास्ता है। अंततः सबको सूर्य की किरणों से ही चलना है। नाद का अस्तित्व भी है तो सूर्य की किरणों के कारण, पृथ्वी का अस्तित्व भी है तो सूर्य की किरणों के कारण, और जितने भी ग्रह उपग्रह हैं इन सभी का अस्तित्व है तो इन्हीं सूर्य की किरणों के कारण, और सभी सूर्य की किरणों से ही चलते हैं। सभी वनस्पति सूर्य की किरणों से अपना भोजन बनाते हैं, पोषकता मिट्टी से लेते हैं और अपना शरीर चलाते हैं। प्रकृति ने हमारा शरीर ऐसा नहीं दिया है कि हम सीधे सूर्य से चीजों को ग्रहण करके और शरीर को चलाते हैं। जैसे बहुत सारे परजीवी हैं, मात्र सूर्य की किरणों से ऊर्जा लेकर के अपने शरीर को चला लेते हैं। इसलिए जो चीजें हमें मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से मिलता है, इसके अलावा जो चीजें हमें चाहिए वो हम वनस्पतियों के माध्यम से लेते हैं। लेकिन वनस्पतियों का माध्यम कौन है? सूर्य, और सूर्य की किरण। तो हमारा शरीर हो या किसी जीव जगत का शरीर हो, किसी वनस्पति का शरीर हो, सभी को चलना है सूर्य की किरणों के कारण। तो सूर्य की किरणों के गुण को सोखने की अलग अलग विधा सभी के पास है। गाय के पास एक अपनी विधा है, हम मनुष्य के पास एक अपनी विधा है, वनस्पतियों के पास एक अपनी विधा है। तो बहुत सारी सूर्य की किरणों में ऐसी ऊर्जाएं हैं जिनको हम ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन वनस्पति ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए वनस्पति ग्रहण करते हैं और फिर हम वनस्पति को ग्रहण करके अपने शरीर को देते हैं। गाय भी वैसी, बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं हैं सूर्य के प्रकाश में जिसको हम मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन हमारी गाय ग्रहण कर सकती है। तो गाय इसको ग्रहण करती है, अपने शरीर में डाइल्यूट करती है, और फिर अपने भोजन में, पचे हुए भोजन में मिश्रित करती है, और मिश्रित करके हमें गोबर, गोमूत्र और दूध के रूप में देती है। और उस गोबर, गोमूत्र और दूध को हम लेते हैं तो सूर्य की किरणों की उन ऊर्जाओं को हम ग्रहण कर लेते हैं। यही जो विधा है वो पंचगव्य विधा है, और ये विधाएं भी अंत में शरीर में जा करके और हमारे शरीर के नाद को ही संतुलित करते हैं। तो एक तो सीधी प्रक्रिया हो गई, दूसरी प्रक्रिया हो गई औषध के माध्यम से, एक प्रक्रिया हो गई भोजन व्यवस्था के माध्यम से। पेड़ पौधे सीधे सूर्य की किरणों से कर लेते हैं, गाय आधा भोजन से करती है और आधा सूर्य से करती है। इसलिए हमारे देश की जो भारतीय नस्ल की जो गायें हैं, इनको सूर्य केतु नाड़ी कहते हैं। यानी एक ऐसी प्राणी जिनकी नाड़ियां सीधे सूर्य की उष्मा से संचालित होती है। इसलिए इनका एक तकनीकी नाम है हमारी गावटी गाय का, सूर्य केतु नाड़ी गाय। और यही गाय है, और इसके तरह दिखने वाली जितनी भी दूसरे जो जीव जंतु जानवर हैं वो गाय नहीं है, क्योंकि उनके शरीर में सूर्य की किरणों के अवशोषण का ये तंत्र नहीं है। इसलिए उसको गाय नहीं कह सकते हो, उसको जर्सी, हॉलिस्टियन, फ्रीजियन, भैंस, बकरी, जो दूसरे जितने नाम हैं ये कह सकते हो। इसलिए उनके द्वारा दिए गए पदार्थों में वो गुणधर्म नहीं होता जो गुणधर्म सूर्य केतु नाड़ी वाली हमारी गावटी गाय में होती है। दिन भर देखो गाय चलती है, कहीं भी छोड़ दो आप, दिन भर चलती है। हम लोग कितना देर चलते हैं, यानी कितना देर भोजन करते? 24 घंटे में 1 घंटा, 2 बार भोजन करते, 2 बार नाश्ता करते,
4 बार मिला के कितना देर खाते हैं? 1 घंटा, बस ना। ये 1 घंटा भोजन करने से तो हमें फैट हो जाता है, फिर डाइटिंग करनी पड़ती है। गाय कितना देर खाती है खाना? सुबह छोड़ दो 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक 10-11 घंटा खाने के बाद किसी गाय को ओवर फैट देखा है? 1 घंटा खाने से तो हमारी ये हालत हो जाती है ओवर फैट वाली। अगर हम लोग भी 10 घंटे खाने लग जाए तो क्या स्थिति होगी? उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो गाय का शरीर प्रकृति ने बनाया है कन्वर्शन के लिए कि आप प्राकृतिक चीजों का कन्वर्शन करो। इसलिए गाय दिन भर खाती है, उसका काम दिन भर खाना है। प्रकृति ने उसको ऐसा ही बनाया है कि जो चीजें हैं उसको आप शुद्धता में कन्वर्ट कर दो। जो भी चीजें हैं खा करके आप शुद्ध मिट्टी बना दो, शुद्ध जल, अग्नि, वायु और आकाश बना दो। तो गाय दिन भर खाती है, गोबर के माध्यम से शुद्ध मिट्टी देती है, गौमूत्र के माध्यम से शुद्ध वायु देती है, दूध के माध्यम से शुद्ध जल देती है। फिर इस दूध से हम दही बनाते, दही को फिर मथते हैं, लोनी बनाते, तूप बनाते। तूप शुद्ध अग्नि तत्व है और ताप शुद्ध आकाशीय तत्व है। यानी जिन 5 चीजों से हमारा शरीर बना है वह शुद्ध रूप में, विशुद्ध रूप में गाय दे देती है। इसलिए गाय के गव्यों का अपने जीवन में एप्लीकेशन करो आप। और फिर ऐसी ब्रह्म ऊर्जा वाली अगर चिकित्सा पद्धतियों से अगर आप अपने किसी भी असंतुलन को, बीमारी को करते हो तो निश्चित रूप से अद्भुत परिणाम आएगा, क्योंकि अंततः शरीर तो तरंगों से ही बना है। तो अंततः शरीर में कोई भी गड़बड़ी हुई तो आपको नाद पर ही जाना पड़ेगा। औषधियां फिर नाद लेवल में जाकर के ही काम करती है। तो ये जो विधाएं हैं, ये सारी विधाएं ये कहीं बाहर से आई हुई नहीं है, हमारे देश का अपना विज्ञान है। अलग अलग नामों से जो है, कोई यूरोपीय बोतल में आ जाता है, कोई अमेरिकन बोतल में आ जाता है, लेकिन अपना जो मूल ग्रंथ है अथर्ववेद, आयुर्वेद, आप इसको पढ़ोगे तो ये सारी विधाएं जो है वो मिल जाती है। मुझे तो बहुत खुशी है कि आपने शाम थेरेपी नहीं लिखा, नाद ब्रह्म लिखा। हाँ, अपनी भाषा को लिखा है, अपनी भाषा को महत्व दिया है। इसलिए मुझे इस विषय को लेकर के देखो बहुत प्रसन्नता है। और अब मैं थोड़ी सी बात आपसे चिकित्सा पर करूंगा और उसके बाद मैं अपने सब बात को पूर्ण करूंगा। आज देखो पूरे दुनिया में केवल भारत और शामली की बात नहीं,